बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, मशरक़ व मगरब तक दुनिया के हर मुल्क में पाकिस्तान का नाम गूंज रहा है। शुक्रिया, पाकिस्तान की बातें हो रही हैं और पाकिस्तान के किरदार को हर जगह सराहा जा रहा है। पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के माबैन आर्जी जंगबंदी के लिए जो दरख्वास्त की उसे कबूल कर लिया गया। अब मुज़ाकरात इस्लामाबाद में हो रहे हैं। इन मुज़ाकरात का नतीजा क्या निकलता है, क्योंकि पूरी कौम और पूरी दुनिया पुरुम्मीद है कि अच्छे नतायज बरामद होंगे, लेकिन इससे पहले ही पाकिस्तान की इन कोशिशों को हर जगह तस्लीम किया जा रहा है। पाकिस्तान की सिविलियन क़यादत मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म की क़यादत में और पाकिस्तान की मिलिट्री क़यादत फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में इन्होंने दिन रात एक करके पाकिस्तान के लिए एक ऐसा किरदार अदा किया कि आज पाकिस्तान की इन कोशिशों को हर कोई तस्लीम कर रहा है। कभी कहा जाता था कि पाकिस्तान आइसोलेशन का शिकार है, पाकिस्तान इस वक्त आलमी तन्हाई की वजह से उसकी कोई हैसियत नहीं रही, लेकिन आज अगर दुनिया के दो बड़े मुल्क जिनके माबैन जंग इस हद तक पहुंच गई थी कि आलमी जंग की बात की जा रही थी, आज उनके मुज़ाकरात इस्लामाबाद में हो रहे हैं। गोया पाकिस्तान की सफारती सतह पर यह सबसे बड़ी कामयाबी करार दी जा रही है। ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने जो काम किया, जिस तरीके से हैंडल किया चीन के साथ, तुर्किया, मिस्र, सऊदी अरब, ईरान, अमेरिका, बरतानिया, इन तमाम ममालिक के माबैन जिस तेज़ी के साथ सफारतकारी की गई, उसके नतीजे में सूरत हाल यहाँ तक पहुँची कि जंग बंदी भी आर्जी तौर पर हुई और दो मुतहारिब ग्रुप आमने सामने बैठे हुए हैं। अब इसका नतीजे का इंतज़ार सबको है। मुज़ाकरात का नताइज से लोग जानना चाहते हैं, लेकिन एक बात रोज़े रोशन की तरह यहाँ हो चुकी है कि पाकिस्तान अमन का खां आ रहा है। पाकिस्तान इलाकाई इस्तेकाम चाहता है। पाकिस्तान ईरान के साथ भी और सऊदी अरब के साथ भी अच्छे तल्लुकात का हमेशा से खां रहा है, और इसी के नतीजे में आज तमाम ममालिक पाकिस्तान के ऊपर एतमाद कर रहे हैं। इसी पे बात करेंगे आज के प्रोग्राम के अंदर कि जो इस वक्त पाकिस्तान को हैसियत हासिल हुई है, जो मुकाम और मर्तबा मिला है, इस पर पूरी कौम, तमाम सियासी जमातें, पाकिस्तान का हर फर्द खुशी से निहाल दिखाई देता है। अगर कहीं हुकूमत के पर तनकीद भी होती है तो उसकी तनकीद की अब इतनी हैसियत नहीं बची कि कोई लोग उस पर यह कह सकें कि हुकूमत की कहीं कोताही है या हुकूमत की उस तनकीद की कोई हैसियत रह गई है। शहबाज शरीफ साहब को ये कामयाबी मिली, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब को ये कामयाबी मिली। इसके साथ साथ अगर ये कहा जाए कि ये कामयाबी पाकिस्तान की है, क्योंकि हुकूमतें आती और जाती रहती हैं, मुल्कों का जब नाम रोशन होता है, मुल्क आगे बढ़ते हैं तो वो तारीख़ का हिस्सा बनते हैं। आज इसमें भी बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मुल्क के सीनियर तजियाकार जनाब मोहसिन बेग साहब। मोहसिन बेग साहब, आपका बहुत शुक्रिया। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं मुल्क के सीनियर साफ़ी तजियाकार जनाब इफ्तिखार अहमद साहब। मोहसिन बेग साहब, प्रोग्राम का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगा। बड़ा अहम दिन है, पाकिस्तान में मुज़ाकरात हो रहे हैं, अमेरिका ईरान मुज़ाकरात करेंगे, पाकिस्तान सालसी का किरदार अदा कर रहा है। वो वक्त बीत गया जब कहा जाता था जी कि पाकिस्तान सालसी करवाएगा, पाकिस्तान बातचीत करवाएगा, लेकिन आज दुनिया पाकिस्तान की इस हैसियत को तस्लीम कर रही है। क्या समझते हैं आपको, हुकूमत की कोशिशें, हुकूमत की कितनी भी कोशिशें हुई, वो कामयाबी तक पहुंची, पाकिस्तान ने अपना मुकाम दोबारा से हासिल किया, कितना इसके असरात होंगे हमारी खारजा पॉलिसी के ऊपर और आने वाले मुस्तकबिल में? मलिक साहब, बहुत शुक्रिया। पहले तो सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि आज पाकिस्तान ने ये दिन देखा है, और पाकिस्तान की जो हैसियत आज है और दुनिया ने जो माना है, वो आज से पहले पाकिस्तान की हैसियत कभी नहीं थी। और अल्लाह ताला करे कि ये प्रोग्राम हमारे यहाँ ही पाया तकमील तक पहुंचे, ये मुआहदे, और हम इस जो तनाज़ा था उसका जो है पीसफुल सोल्यूशन परमानेंटली हमारे यहाँ से हो। और जहाँ तक बात है आपका इंटरव्यू में जो आपने मलिक साहब कहा कि ये एफर्ट्स नो डाउट हमारी गवर्नमेंट ने, हमारे अस्करी इदारों ने, उनके जो हेड्स हैं फील्ड मार्शल साहब, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, रिकॉर्डलेस के आप कोई भी कहें, लेकिन उनकी बहुत एफर्ट्स थी। दुनिया ने उनके ऊपर एतमाद किया। देखिए, मैं आपको बताऊं कि दो पावरफुल लोगों में जो आम हम लोग रोजमर्रा में देखते हैं, उन दो पावरफुल लोगों में जो सुलह कराने वाला होता है वो नेचुरली उनसे ज्यादा पावरफुल होना चाहिए। बिल्कुल कि हमारी इकोनॉमिक्स ये चीजें उस तरह नहीं है उन मुल्कों की तरह, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने हम पे ट्रस्ट किया, दुनिया ने माना कि हम लोग ये पीस नेगोशिएशंस और ये पीस डील करवा सकते हैं, और उस पर हम कामयाब भी हुए।
और मैं तो पूरी कौम को कहूँगा, दुआ कीजिए कि इसमें पाकिस्तान को कामयाबी मिले और इसके बाद हमारा जो एज ए कंट्री और एज ए पाकिस्तानी जो पूरी दुनिया में जो हमारा नाम है या हमारी जो पोजीशन थी, पहले देख लीजिए और अब देख लीजिए, उसमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो ये कामयाबी पूरे पाकिस्तानियों की और पाकिस्तान की है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि जिन्होंने मेहनत की, उन्होंने बहुत मेहनत की और अल्लाह ताला ने आज ये दिन दिखाया कि अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट अपने डेलीगेशन, उनका कल भी आ गया हुआ था, जो जी जी बड़ा एक डेलीगेशन, आज रात को वो भी पहुंच रहे हैं, कल ईरानियन आ चुके हुए हैं। तो बेसिकली दुआ तो यही है सबकी कि ये पीस डील पूरी दुनिया के लिए है, खाली हमारे लिए नहीं है, और इससे दुनिया में अमन आएगा, क्योंकि ये वो जंग थी मलिक साहब जिससे पूरी दुनिया डिस्टर्ब हुई और दुनिया का हर शख्स उससे डिस्टर्ब इसलिए हुआ कि हर पॉकेट में जो है वो उसका असर पड़ा, लोगों के घरों और जिंदगियों में ऑयल आप देखिए पूरी दुनिया में एक्सपेंसिव हुआ, जो डिस्टर्बेंस हुई, और बेसिकली ये जंग कोई जरूरी नहीं थी, ये गलत आइडियाज पे और गलत अहदाफ लेके लड़ी और शुरू की गई, और नेचुरली ईरानियों ने तो अपने आप को डिफेंड करना था, वो उनके पास और चॉइस ही नहीं थी। अब तो सिर्फ ये देखना है कि हम इन दोनों ममालिक को कोई विन विन सिचुएशन वाली, क्योंकि इस बार में अमेरिकन तो कह रहे हैं हम जीत गए, लेकिन जीत तो इस तरीके से नहीं होती, जीत वही होती है जो दुनिया माने। आप अपने आप को फातिहा कहते रहे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अमेरिकन भी बहुत बुरी तरह फंस गए थे इस वॉर में, तो हमारी भी जो सिचुएशन है एज ए पाकिस्तान बड़ी वनरेबल थी। हमें भी बहुत सोच समझ के, हमें ये प्रोलॉन्ग हो जाए वॉर तो हमारे लिए भी हमें किस साइड पे जाना है, किसका साथ देना है, नेबरिंग कंट्री का, सऊदी अरब का, अमेरिका का, ये बहुत मुश्किल काम था पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल ठीक। तो अल्लाह करे कि ये कामयाब हो। बिल्कुल ठीक है। इफ्तिखार अहमद साहब, कभी ये सोचा गया था कि दो बड़े ममालिक अमेरिका और ईरान मुज़ाकरात करेंगे तो इस्लामाबाद में करेंगे? दूसरा, इस वक्त जो सूरत हाल थी, ख़ासतौर पर हम ईरान की बात करें, मिडिल ईस्ट के ममालिक की बात करें, पाकिस्तान के लिए कितना डिफ़िकल्ट था इन तमाम चीज़ों को बैलेंस रखना खारजा पॉलिसी के हवाले से? बहुत मुश्किल था, लेकिन जब डिवाइन पावर्स आपको सपोर्ट कर रही हो तो ये हो गया। ऐसा ही लगता है। हमारे जनरल साहब का नाम उन लोगों में शामिल किया जा रहा है जिनके बारे में ये कहा जा रहा है ये उन लोगों में से हैं जिनका विजन है। देखिए कैसे फैसले होते हैं, कुदरत के फैसले कैसे होते हैं। तो दूसरा जो शख्स उसके साथ सिविलियन को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसने जिस तरीके से दिन रात दीवाना वार पिछले 1 महीने से मुल्कों का दौरा किया, तो उसके मुखालिफिन उसका मजाक उड़ा रहे थे कि ये क्या कर रहा है, इसको कुछ मिल नहीं रहा, हर जगह पे जा रहा है। तो वो क्या कर रहा था, उसका नतीजा आपने देख लिया कि दो बड़ी ताकतों के दरमियान एक ऐसा डायलॉग जन्म लेगा जिससे उम्मीद की जा सकती है कि इस खिते में तबाही रुक जाएगी। और ये देखें कितनी बड़ी बदकिस्मती है ट्रंप की कि वो मांग क्या रहा है। वो हुर्मुज़ को खोलने को मांग रहा है, हुर्मुज़ जो खुली हुई थी, जो चल रही थी, जिसमें कोई रुकावट नहीं थी, और ये रुकावट उसने अपनी तबाही जो उसने पैदा की उसकी वजह से हुई। और ये भी कितनी बड़ी बदकिस्मती होगी तारीख की कि एक चीज रवा दवा चीज को रोक के अब उसके खोलने का मुतालबा किया जाना, तो ये अमेरिका की तमाम जो उसकी ब्यूरोक्रेसी है या जो उसके थिंक टैंक हैं, जो एडवाइजर हैं, ये उनके लिए इंतहाई शिकस्त का मुकाम है कि वो एक ऐसी हरकत कर बैठे हैं जिसका वो सारी उम्र अफसोस करते रहेंगे। और ये की क्यों गई? इसराइल के कहने पे, क्योंकि इसराइल ईरान को ख़त्म करना चाहता है और ईरान के बाद फिर पाकिस्तान ही है और कुछ नहीं। तो इस सारी चीज़ों को गौर से देखा जाए तो मैं समझता हूँ अल्लाह ताला ने बहुत हमारे पे करम किया है, इस खिते पे करम किया है। इसके क्या नतीजे निकलते हैं, कोई बात तय होती है या नहीं होती है, वो बात की बातें हैं, लेकिन इन दोनों फ्रीकैन का टेबल पे आके बैठना और पाकिस्तान की दावत पे आके बैठना
हमारे लिए बहुत अहम है। और मैं समझता हूँ आई एम ए प्राउड पाकिस्तानी हु इज वॉचिंग द हिस्ट्री लाइक दिस, कि एक बहुत बड़ा तारीखी वाक़या होने जा रहा है। बिल्कुल ठीक है। इफ्तिखार अहमद साहब, मैं एक कमर्शियल ब्रेक प्रोग्राम में शामिल कर लूँ, फिर मोहसिन बेग साहब से ये भी पूछेंगे कि इस वक्त जो दोनों मुल्कों की लीडरशिप है, जो लीड कर रहे हैं मुज़ाकरात को, उनकी पर्सनैलिटीज़ के हवाले से जो सोच रखते हैं या उनका जो मौक़िफ़ रहा है इस जंग के हवाले से, वो भी इस मुज़ाकरात के ऊपर कितने असरात दिखाएंगे, इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। मोहसिन बेग साहब, आप अमरीकी पॉलिसियों के हवाले से अमरीकी हुकूमत का जो रवैया है उससे बखूबी वाकिफ़ हैं। इस वक्त जो जेडी वैंस जो अमरीकी नायब सदर हैं वो इन मुज़ाकरात की सरबराही करेंगे अमरीका की जानब से, जबकि ईरान के जो स्पीकर हैं वो सरबराही करेंगे ईरान की तरफ से। दोनों पर्सनैलिटीज़ का अगर जायज़ा लिया जाए तो बज़ाहिर तो ये नज़र आता है कि दोनों एंटी वार हैं, दोनों जंग के ख़िलाफ़ हैं। जेडी वैंस का जो है मौक़िफ़ बड़ा खुलकर सामने आता रहा। आपको लगता है कि मुज़ाकरात की कामयाबी में ये बुनियादी हैसियत हो सकती है इन दोनों रहनुमाओं की मौजूदगी में? जी बिल्कुल, ये अमेरिकन ने जो पहले नाम दिए वो इसलिए शायद नहीं हो सके कि वो शुनीद ये है कि उन्होंने दोनों ने कन्विंस किया प्रेसिडेंट ट्रंप को ईरान के ऊपर हमला करने के। तो जेडी वैंस इस सारी चीज़ों के थोड़े से उनके पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट था कि हमला नहीं होना चाहिए और बगैर सोचे समझे, और आपके पास कोई क्लियर गोल नहीं था कि आप इस जंग के क्या हासिल करना चाहते हैं। तो इसीलिए ईरानियंस ने भी यही कहा कि हम जेडी वैंस के साथ बैठना चाहेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर पॉजिटिव जहन के साथ, क्योंकि दोनों जो हैं उनकी जो बैकग्राउंड एजुकेशन है वो तो बहुत ही ज़बरदस्त है, दोनों इस पॉलिटिक्स के प्रोसेस से गुजर के यहाँ तक पहुंचे हैं। जो स्पीकर हैं वो पहले मेयर भी थे तेहरान के और बहुत अरसे से, और बड़े पढ़े लिखे हैं। इसी तरह जेडी वैंस जो है लॉयर भी हैं, प्रैक्टिस भी की, बहुत अरसे से पॉलिटिक्स में हैं। तो मकसद ये है कि दोनों इस जहन से आ रहे हैं कि हमने इसको एक पॉजिटिव एंड पे लेके जाना है, और ये मुआहदा ज़रूरी भी है। और अमेरिकन ने फंस तो गए थे, वो चाह रहे थे कि किसी तरीके से विन विन करके हम निकल जाएं, क्योंकि क्लियर विक्ट्री अगर आप देखें तो वो तो ईरान ने जो सस्टेन किया, जितना जुल्म हुआ, जितनी डिस्ट्रक्शन हुई, जितने लोग उनके बेचारे मारे गए और जिस तरीके से बम्बार्टमेंट की गई, उस लिहाज से तो ईरान अपने पांव पे खड़ा रहा और वो अपनी टर्म्स पे बात भी की उसने, और वो अपनी टर्म्स पे कायम रहा। तो मकसद ये है कि इस जंग से हासिल वसूल तो अमेरिका को कुछ नहीं हुआ, बजाय इसके कि आपने पूरी अपनी इकोनॉमी और दुनिया की इकोनॉमी हिला के रख दी। जो इस जंग से पहले दुनिया थी, अब शायद इस मुआहदे के बाद वो दुनिया ना रहे और नए अलायंसेस बन जाएं, आपके अलायंसेस टूट जाएं, आपकी जो मिथ और माइट था अमेरिका का वो शायद इस जंग के बाद नहीं होगा। तो ये जंग में बहुत सारी चीजें इवन रीजन में और इंटरनेशनली आप देखिए कि बदल जाएंगी। आपका नेटो खत्म हो जाएगा, आपके जो यूरोपियन अलायंस थे वो बिल्कुल साफ इनकारी हो गए इस जंग में आपके साथ शामिल होने के। तो लूजर अगर आप ब्रॉडर पिक्चर में देखेंगे तो वो अमेरिका है। ईरान का तो नेचुरली जो डिस्ट्रक्शन हुई है वो रिबिल्ड भी हो सकती है, लेकिन अमेरिका को जो डैमेज हुआ है इमेज भी और फाइनेंशियली भी, और आपके साथ आपके जितने अलायंस में लोग थे वो सब आपको छोड़ के गए। तो रियलाइज करना चाहिए, और ये दुनिया इसके बाद जो है वो रीथिंक करेगी कि ये इस किस्म की जो हरकत है किसी भी जंग की सूरत में या किसी पे आप चढ़ दौड़े तो नेचुरली उसके रिजल्ट और उसके कॉन्सिक्वेंस जो है वो बहुत दूर पा होंगे, और अमेरिका के लिए इसके बाद वो पोजीशन नहीं होगी इस जंग से पहले थी। बिल्कुल ठीक है। इफ्तिखार अहमद साहब, जिसका जिक्र भी मोहसिन बेग साहब कर रहे हैं कि नए अलायंस बनेंगे, नई ग्रुपिंग हो सकती है, पाकिस्तान का क्या किरदार होगा? क्योंकि एक तरफ चीन है, दूसरी तरफ यूएस है, फिर ईरान और सऊदी अरब रीजन के खलीजी ममालिक हैं। पाकिस्तान का जो रोल है मुस्तकबिल में वो आप क्या देखते हैं? बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है जी। आप देखें ना कि ये रोल इंडिया को क्यों नहीं मिला। क्या इंडिया का कुर्बत ज्यादा नहीं थी ईरान के साथ हमारे मुकाबले में?
तो हम ही इस रोल के लिए क्यों चुनेंगे? इसका मतलब है कि हमारे रोल के बारे में जब हमने हिंदुस्तान को शिकस्त दी पिछले साल, हमारा नया रोल इस खिते में तब से ही उसका तयन हो चुका है। और उसके बाद हमारी सरहदों के ऊपर हिंदुस्तान ने जो हमले करवाए बलूचिस्तान में और केपीके में, उसका जिस तरीके से मुकाबला किया गया और उनको भरपूर जवाब दिया गया, तो रोल का तयन तो हो गया कि इस क्षेत्र के अंदर कौन सी पावर है जिसके पास इतनी अकल भी है और इतना विजन भी रखती है और मुकाबला भी कर सकती है। वो पाकिस्तान ही ठहरा तमाम तर अपनी कुताहियों के बावजूद। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान, तुर्की, चाइना, रूस, सऊदी अरब और ये जो GCC की रियासतें हैं, ये बिल्कुल एक नई शक्ल में ढाल सकती हैं और एक नई शक्ल डेवलप हो सकती है। अब कतर ने तो इनकार कर दिया, कहा कि भाई तुम अड्डों की मेरे पास जो अड्डे हैं तुम्हारे, तुम यहाँ से निकलो। तो ये भी तो एक सिग्निफिकेंट चीज है। और दूसरी बात बड़े मजे की ये है कि ये बात जो बेग साहब कह रहे थे कि यूरोप के जो ममालिक है उन्होंने इसकी मदद नहीं की। कोई कितने दिन तक चीखता रहा कि मेरी मदद करो, हुर्मुज़ को खोलने के लिए आ जाओ, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। वो इसकी मदद को नहीं आए। और एक और बात जो बड़ी इम्पोर्टेंट है, वो हमें समझ लेनी चाहिए कि एक्सपोज हुआ है ट्रम्प। और देखिएगा ये जो मिड टर्म इलेक्शन होने हैं, मुझे नजर आ रहा है कि अमेरिका में इसको शिकस्त का भी सामना करना पड़ सकता है कांग्रेस के अंदर। और खुद अमेरिका के अंदर जो मुजाहरे हुए हैं हजारों की और लाखों की तादाद में, वो इस बात का बयान सबूत है कि वो इस वॉर में इसके साथ नहीं है। और एक मसला और भी है अमेरिका के अंदर कि अमेरिका को भी सोचना पड़ेगा कि क्या कोई सदर इतनी पावर रख सकता है कि जब चाहे जो चाहे वो करे। ये मसला भी वहां पर जेर बहस आ रहा है। और इससे पहले ये वाकया हुआ है, इराक को तबाह करने के लिए इन्होंने दुनिया को बेवकूफ बनाया और उन्होंने कहा कि वहां पे वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन पड़े हैं और बाकायदा एक प्रेजेंटेशन दी गई जो बाद में गलत साबित हुई। तो अमेरिका उस दिन से लेके आज तक जो कुछ करता है, अब वो बिल्कुल वाज़ेह तौर पर दुनिया के सामने है कि ये एक ऐसी रियासत को सपोर्ट करता है इसराइल की जैसी को जो फिस्तायत में यकीन करती है। तो मैं समझता हूँ पूरे दुनिया की जो पॉलिटिक्स है ये चेंज हो सकती है, लेकिन वी हैव टू वेट फॉर अनदर 48 आवर्स एंड वी हैव टू सी व्हाट रिजल्ट कम। क्योंकि मुझे ट्रम्प पे कोई एतबार नहीं, क्योंकि ट्रम्प ने एक फिक्रा कहा है कि वो एक सिविलाइजेशन को खत्म कर सकता है। दुनिया को समझना चाहिए कि अगर एक सिविलाइजेशन को खत्म करने की इजाजत मिल जाती है तो बाकी सिविलाइजेशन भी फिर ये खत्म कर सकता है। दुनिया को ये भी सोचना चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं दुनिया को समझने के लिए भी, सीखने के लिए भी और जानने के लिए भी। बिल्कुल ठीक है। मोहसिन बेग साहब, जेडी वैंस ने अपनी रवानगी से कबल जो कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो मुज़ाकरात की बात की है उसमें यह कहा गया है कि अगर ईरान ने जिद दिखाई तो फिर मामला शायद बेहतरी की तरफ ना जाएं। जिद से पीछे हटना पड़ेगा, अमेरिका को भी हटना पड़ेगा, ईरान को भी 2 कदम पीछे हटना पड़ेगा। देखिए, जो सालसी है या किसी भी जिरगे में अगर आप बैठे हैं तो नेचुरली बोथ साइड को आपने सुन के कोई मिडिल ग्राउंड पे आप दोनों को लाते हैं और फिर ये मुआहदा होता है। नेचुरली अमेरिका की अना ये है कि वो उनको शायद डिफीट का लफ्ज बर्दाश्त नहीं है, हालांकि वो इस जंग में क्लियरली हारे हैं। जो उन्होंने गोल तयन किए थे वो तो उनको नहीं मिले। रजीम चेंज की बात कर रहे थे, रजीम चेंज उन्होंने, ठीक है, उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी थी, उन्होंने लीडरशिप शहीद कर दी। लेकिन फिर देखिए कि खामनाई साहब के बाद उनके बेटे जो हैं वो सुप्रीम लीडर बने और उन्होंने कमांड संभाल ली और वो लीडरशिप इंटैक्ट रही, लोग इंटैक्ट रहे, नो रजीम चेंज। कोई बंदा, आप मलक साहब ये देखिए कैसी कौम है जिनमें एक रिफ्यूजी किसी कंट्री में नहीं गया, अपना मुल्क छोड़ के नहीं गए, बल्कि जो बाहर थे वो भी आ गए। और एक जगह उन्होंने अपील नहीं की कि हमें मेडिसिन भेज दो, खुराक भेज दो, चीजें भेज दो। तो उस सूरत में आपने उनका जो नुकसान करना था या लोगों को शहीद करना था, वो ये जंग का मकसद ही नहीं था। तो नेचुरली जब आप अपने मकासद हासिल नहीं करते तो इट मीन्स यू गेट अ डिफीट।
तो वो एक बड़ी मशहूर कहावत है इंग्लिश में कि लोअर योर फ्लैग एंड क्लेम द विक्ट्री। ये फ्लैग तो तभी लोअर होता है जब आप हारते हैं। तो अब अमेरिका की, ट्रंप साहब की वो शायद अना बन गई हुई है कि मुझे विक्टोरियस कहा जाए। तो शायद दुनिया देख रही है, दुनिया एनालिसिस भी कर रही है कि ये जो इस वॉर के बाद जो चेंज आएगा दुनिया में वो बहुत ही मुख्तलिफ होगा, और वो अमेरिका के हाथ से बहुत सारी चीजें निकल जाएंगी। और ट्रंप ने जो अमेरिका की हिस्ट्री थी वो भी बदल के रख दी उसका। वो देखिए, नेतन्याहू हो या ट्रंप हो, वो किसी इंटरनेशनल लॉ को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। वो कहते हैं वो हम जो कहेंगे कोई लॉ होगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो मकसद ये है कि पूरा वर्ल्ड रियलाइज कर रहा है कि वी हैव टू चेंज सम लॉज, और लोगों को इन लॉज के नीचे आना पड़ेगा। ये नहीं है आप इधर भी बम लगा दें, ठीक है आपके पास ताकत है, उसका ये मतलब नहीं है कि आप सबको रोक दें। तो ये ईरान ने पूरी दुनिया को ये बता दिया कि आप सुपर पावर होंगे, लेकिन वी हैव टू डिफेंड आवरसेल्फ, और उनके पास डिफेंड करने के अलावा कोई चॉइस थी ही नहीं। तो उन्होंने ये जो हम कह रहे थे सिविलाइजेशन और पुलों पे और हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी, ये देखिए मलिक साहब, दुनिया में जंग लड़ने के भी असूल हैं, वॉर के भी कुछ असूल होते हैं। आपने सारे असूल मिटा दिए, लेकिन वो रीराइट होंगे, और वो इंशाल्लाह बहुत जल्द होंगे। तो हमारी तो कोशिश है कि वो एक कॉमन ग्राउंड पे लाके, ये जो पूरी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान की तरफ देख रही है, हमारा इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम इसमें कामयाब होंगे, लोगों को एक जगह कॉमन पॉइंट पे लाने में। यहां हम एक लेनी है कमर्शियल ब्रेक, वापस आते हैं इस कमर्शियल ब्रेक के बाद। पूरा में एक बार फिर खुशामदीद इफ्तिखार अहमद साहब। जब हम डोनाल्ड ट्रंप जो अमरीकी प्रेसिडेंट हैं, उनके साथ हमारे रवाबत बहुत बेहतर हो रहे थे, हम उनको अप्रोच कर रहे थे, फील्ड मार्शल अमेरिका गए, बड़ा भरपूर इस्तकबाल उनका हुआ, बड़ी तनकीद की गई कि जी अमेरिका के पास हमें इस हद तक नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अमेरिका जो है वो किसी वक्त भी जो आपको है वो मामलात में आपके बिगाड़ सकता है। लेकिन अब कुछ लोग कहते हैं फ़ायदा इसी बात का हुआ, हमारे अच्छे रिलेशंस थे, इसलिए अमेरिका का ट्रस्ट भी बहाल हुआ पाकिस्तान के ऊपर। मैं इस सोच से किसी हद तक इत्तेफाक करता हूँ कि ये जो हमने उनके साथ रवाबत बढ़ाए, और ख़ास तौर पे जो हमारे फील्ड मार्शल के वहाँ के दौरे थे, वो भी एक वजह बन सकते हैं। देखें, पाकिस्तान को इस खिते के दुनिया के नक्शे में पाकिस्तान को देखने कहाँ खड़ा है, और पाकिस्तान का जो रोल है वो क्या है। एक था कि क्या पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ जो मुआहदा किया हुआ है उसकी आड़ में सऊदी अरब के साथ खड़ा हो जाता, किसके खिलाफ? ईरान के खिलाफ। तो ईरान के खिलाफ खड़ा होने का मतलब था कि इनडायरेक्टली वो अमेरिका को सपोर्ट करता और इसराइल को सपोर्ट करता। हम इसराइल को मानते ही नहीं हैं, तो ये तो तय हो ही गया हमेशा के लिए कि हम मानते हैं कि वहाँ पे दो रियासतें हो सकती हैं, हम इसराइल को रियासत ही नहीं मानते। तो अगर पाकिस्तान अपने कार्ड प्रॉपरली नहीं खेलता तो पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान था, दो तरीके से, एक सियासी तौर पे और एक खुद पाकिस्तान के अंदर। आज देखें, पूरी कौम, माशा चंद इंडिविजुअल की पूरी कौम की एक मशीन सप्लाई जवार की तरह हुकूमत पाकिस्तान की जो क़यादत है उसके साथ खड़ी है और दुआ कर रही है कि अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। एक तो बात ये हुई, ये लास्ट मई के बाद ये दूसरा वाक़या है। इसके अलावा बात यह है कि द इन्फ्लुएंस ऑफ पाकिस्तान बड़ा है। जब हमने अफगानिस्तान के अंदर जाके उनको सबक सिखाया है तो हमारा इन्फ्लुएंस इस इलाके में बड़ा, लोगों को पता लगा कि ये कोई ऐसे ही नहीं है कि बैठे हुए हैं और देखते रहेंगे, जो भी आगे इन पे हमला करेगा चला जाएगा। ये ख्याल इसराइल का था, और ये जो चेंज ऑफ रजीम की ख्वाहिश थी ट्रम्प की, विद इन टू डेज की बात कर रहा था। किधर गए वो 2 दिन? ठीक है, पूरी क़यादत तो उनकी कुर्बान हुई, उन्होंने अपनी जिंदगियां दे दी, लेकिन एक बात सबक थी, और हमारे लिए भी ये सबक है कि जो रेजिलियंस शो की है ईरानियों ने, इससे भी हम पाकिस्तानियों को भी सबक सीखना चाहिए कि जो रेजिलियंस है दुश्मन के खिलाफ, उस पे हमें लर्न करना चाहिए उनसे। बिल्कुल ठीक। और मुझे तो यकीन है कि इसके नतीजे जो भी निकले, बिल्कुल ठीक, इसमें हमारा रोल तो हो गया ना। दुनिया में एक बात तो हो रही है
इसके दुनिया भर का मीडिया, टीवी एंकर, लोग, अफराद, सबकी नजरें पाकिस्तान के ऊपर है कि वहाँ पे क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला। तो साबिर है कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा। ऐसे तो अमेरिका का नुमाइंदा नहीं आ रहा है, कुछ अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी हो चुकी होगी कि भी ये ले रहे हैं और ये नहीं लेना। इतना तो हो गया होगा तभी तो कच्चे होके आ रहे हैं। बिल्कुल लेट अस होप, लेट अस प्रे। बिल्कुल ठीक। मोहसिन बेग साहब, हमारे यहाँ अक्सर बात की जाती है, तनकीद भी की जाती है डिप्लोमेसी के हवाले से कि जनाब ये सिविलियन काम है, लेकिन मिलिट्री डिप्लोमेसी जिस तरीके से की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने, आज लोग इस बात को मान रहे हैं जी कि उसी का फ़ायदा हुआ बिल आखिर। आप समझते हैं कि जो इस वक्त इक्का दुक्का आवाज़ें उठती हैं कभी कभी, वो आवाज़ें भी अब दब जाएंगी? देखिए मलिक साहब, मैं अगर आप पूरी दुनिया को देखें, कोई मुल्क मुझे बता दें जहां फौज की अहमियत नहीं है। और फौज से, क्योंकि जियोपॉलिटिकल अगर सिचुएशन आप देख लें तो फौज जो सरबरा जो है वो अगर अपने एनिमीज का ना बताए और उनके जो थ्रेट लेवल है उसको असेस ना कर सके और बाकियों से इंटरेक्ट ना कर सके, तो वो तो फौज होती नहीं है। बिल्कुल तो ठीक। फौज का बहुत है। आप अमेरिका में पेंटागन उन जनरल्स को निकाल दें जिन्होंने इनकार कर दिया ट्रंप के आगे कि ये वॉर इस तरीके से नहीं लड़ी जा सकती जिस तरीके से आप कह रहे हैं। वो ट्रंप ने उनको फर्क कर दिया है। बहुत रोल है पूरी दुनिया में हर जगह। तो मकसद ये कि एक नेगेटिविटी, यस, अगर आप कहेंगे जी फौज पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है उस पर आप कह सकते हैं, अदरवाइज बहुत ज्यादा रोल है डिप्लोमेसी में भी और इंटरनेशनल रिलेशंस में भी। और ये जो कामयाबी आज जहां पाकिस्तान माशाल्लाह खड़ा है, जी जी। वो तो मई पिछले साल की वजह से खड़ा है। बिल्कुल और ठीक। वो जो विक्ट्री हमें इंडिया के गेस्ट मिली है तो दुनिया ने हमारी इज्जत करना शुरू की, हमें बुलाना शुरू किया। आज अगर वो मोदी हम पे अटैक ना करता तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान आज यहाँ खड़ा होता? तो ये मैं तो समझता हूँ कि मोदी का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसने हमें ये इस मुकाम तक लाने में अल्लाह ने, और वो हमला ना करता तो हमें आज ये मुकाम ना मिलता दुनिया में। तो विक्टोरियस जो लोग होते हैं उनकी इज्जत और उनके लिए दरवाजे ओपन हो जाते हैं, और जो हारा हुआ हो उसके बिल्कुल ठीक। लिए मुश्किलात दरवाजे बंद होते हैं जो कि इंडिया के लिए बंद हुए हैं। वो जाके इसराइल के साथ 4 दिन पहले इस अटैक से वहां जाके एग्रीमेंट कर लिया। अपनी कंट्री में भी लोगों ने जो जिस तरह इस वक्त वहां वो कह रहे हैं इंडिया में बिल्कुल ठीक। मोदी के लिए पास बोले जा रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह। देखें ये चेंज हुई दुनिया। पाकिस्तान का अगर आप हिस्ट्री देख लें, यहाँ फौज का होना बड़ा जरूरी है, उनका इन्फ्लुएंस भी है और ऐसा भी नहीं है कि आप उनका मशवरा ना माने या उनके बिल्कुल ठीक। मुशावरत से आगे ना चले। तो रोल तो बहुत बड़ा है और पूरी दुनिया में है और हमेशा से रहा। वो कोई बादशाह ऐसा बता दीजिए जिसकी फौज नहीं थी और जिसका सिपा सलार नहीं था बिल्कुल ठीक। और उसने बादशाह की हो, तो रोल है। बिल्कुल ठीक है। मोहसिन बेग साहब, इफ्तिखार अहमद साहब, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम था। उम्मीदें इस वक्त पाकिस्तान की तरफ हैं और पाकिस्तानी खुशियाँ मना रहे हैं कि उन्हें एक ऐसा मुकाम मिला है कि इस्लामाबाद में मुज़ाकरात हो रहे हैं और पूरी दुनिया का मीडिया इस्लामाबाद पहुँच रहा है। ख़बरों में इस वक्त पाकिस्तान सर फहरिस्त है और अगर कहीं सफ़े मातम बिछी है तो वो हिंदुस्तान के अंदर, जहाँ के टीवी चैनल्स पे एंकर्स जो हैं, उनके मीडिया पर्सन जो हैं, उन्हें इस वक्त रोग लगा हुआ है कि आखिर पाकिस्तान इतना बड़ा मुकाम हासिल कैसे कर गया है। दुआ है अल्लाह करे इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात नतीजा खेज़ हों और पाकिस्तान को ये जो है सेरा उसके सर पे सजे कि उसने दुनिया में अमन कायम करने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा किया है। इंशाअल्लाह कल आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।